सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का चैप्टर इंट्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर थ्योरी होने वाला है, तो इसमें आपको चीज़ें याद ही करनी होंगी। सो शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, इसके अंदर है कि जो गवर्नमेंट है उसका गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेसिक नीड्स को पीपल की फुलफ़िल करे और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू पब्लिक वेलफेयर करे, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। तो जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू की गवर्नमेंट के लिए वो टैक्सेस है। तो टैक्सेस एक तरीके का मॉनेटरी बर्डन है जो इंडिविजुअल पे इम्पोज किया जाता है या प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी ऑनर पे इम्पोज किया जाता है फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फॉर अ पब्लिक वेलफेयर। इट मे बी नोटेड कि टैक्सेस जो है वो कोई वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी चार्जेस जो इम्पोज की जाती हैं गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। तो ब्रॉडली देयर आर टू कैटेगरी ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं डायरेक्टली टैक्स पेयर पे और पेड भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को किए जाते हैं उसी पर्सन के थ्रू। मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट डायरेक्टली एक ही इंसान पे पड़ता है, ये शिफ्ट नहीं होता। मतलब बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं होता है। जैसे कि इनकम टैक्स इसका एग्जांपल है। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इम्पोज किए जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और इनका जो बर्डन है और इंसिडेंस है वो अलग अलग पे पड़ता है। मतलब बर्डन शिफ्ट हो जाता है। द इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर एंड इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स मे फॉल अपॉन अनदर पर्सन। मतलब लाइबिलिटी किसी और पे पड़ती है, मतलब टैक्स गवर्नमेंट को कोई और देता है बट उसका जो इंसिडेंस है वो कंज्यूमर पे पड़ता है। ये एक तरीके का रिग्रेसिव टैक्स है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स लगेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। ये इरिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और वेल्थ सेम ही बर्डन पड़ता है। अब डिफरेंस आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स लीव डायरेक्टली ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पीपल। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स लीव्ड ऑन अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। देन आ जाते हैं हम इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट पे। डायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन पे पड़ता है, वाइल इन द इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। लीव्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन पे लगता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्टली बॉन्ड किया जाता है टैक्स पेयर के थ्रू। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स हमारे कलेक्ट किए जाते हैं ईयरली बेसिस पे, बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे तभी ले लिए जाते हैं जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं या परचेस करते हैं या किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं या यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्ट टैक्स हमारा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा बेनिफिटर शुड पे वाले पे बेस्ड है। नेचर, जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स न्यूट्रल है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। फीचर्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। अब कुछ साइलेंट फीचर्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर या परचेस, सेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यहाँ पे जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट है वो अलग अलग पर्सन पे पड़ता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, क्या होता है कि हायर टैक्स लगाया जाता है हार्मफुल प्रोडक्ट पे और लग्जरी प्रोडक्ट पे और डीमेरिट प्रोडक्ट पे। जैसे अल्कोहल, टबैको पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसके थ्रू ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। देन न्यूट्रल इन नेचर, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो एबिलिटी टू पे वाले प्रिंसिपल पे बेस नहीं होते, तो ये न्यूट्रल होते हैं नेचर में। लीड टू इनकम डिस्पैरिटी, अब क्योंकि न्यूट्रल होते हैं नेचर में तो इससे इनकम डिस्पैरिटी होती है। बिकॉज जिसकी वेल्थ ज़्यादा होगी उसे ये टैक्सेस का बर्डन ज़्यादा नहीं लगेगा, बट जिसकी वेल्थ कम होगी उस पर ये बर्डन ज़्यादा लगेगा। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो टोटल रेवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उसका मोर देन 50% पोर्शन कवर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेस। अब इंडिया के अंदर 3 टायर फेडरल सिस्टम है, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी जाता है तो उस वाले लॉ को हम अल्ट्रा वायलेंस या इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। अब टैक्सेस के रिगार्डिंग ये 4-5 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। आर्टिकल 265 जो कहता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई और टैक्स इम्पोज या कलेक्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 245 ये रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट से डील करता है। इसका कहना है कि पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो किसी एक्ट को बना सकता है। ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए या पूरे इंडिया के लिए, या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट के लिए। और थर्ड,
कि कोई भी जो लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इस वजह से कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं होगा। देन आ जाता है आर्टिकल 246, ये रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो टैक्स लगा सकते हैं। अब सेवन्थ शेड्यूल जो कहता है वो 3 लिस्ट के बारे में बताता है। आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा, 3 लिस्ट 8th 9th में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसके अंदर वो सारे मैटर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वाइल स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जो दोनों के अंडर में आता है। बट अगर कहीं भी दोनों का डिसीजन क्लैश हो रहा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही माना जाता है। इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, अब आ जाता है किस तरीके से जीएसटी इंडिया में आया। तो कई सारे वेरियस लेवल थे, बहुत टाइम से जीएसटी की बात चल रही थी, तब जाके जीएसटी इंडिया में लगा है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे और उन्होंने कमेटी सेटअप की थी जीएसटी मॉडल को इंडिया के हिसाब से बनाने के लिए। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसके चेयरमैन विजय एल केलकर थे, जो कि एडवाइज़र भी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और उन्होंने कहा गया था कि आप इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो है ना इंडिया का, उसमें कुछ चेंजेस लेके आइए। 2004 में आइडिया लेकर आया गया था इसी जो टास्क फोर्स बनाई थी फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी का, जो कि कैलकर टैक्स फोर्स लेके आई थी, जो कि वैट पे बेस्ड थी। इनका कहना ये था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी और कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट नहीं दिया गया था टैक्स कलेक्ट करने का, और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ थी और ये वाला जो रिफॉर्म था वो पास नहीं हो पाया था। देन 2006 में श्री पी चिदम्बरम जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट प्रपोज किया था 2006-07 का, और उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लग जाएगा। बट मार्च 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन 115 अमेंडमेंट बिल आया था, जो उसने लोकसभा के अंदर कॉन्करेंट टैक्स पावर दी थी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ये बिल जो था वो लैप्स्ड हो गया था, मतलब वहीं पे रोक दिया गया था। फिर 2013 के अंदर जीएसटी इन एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंडर बनी है, ये बनाई गई थी, जो कि जीएस गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क इसका नाम है, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना जीएसटी को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर ऐसी ही चीज़ें चलती रही। फिर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल 2014 लेके आया गया, जो कि एनडीए गवर्नमेंट ने लेकर आए गए थे। फिर ये बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और फिर स्टेट्स ने एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, मेजॉरिटी के साथ ये पास हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122 बिल 2014 बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, और 1 जुलाई से जीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो गया। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लग गया था, बट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये 8 जुलाई से लगा था। देन आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द जीएसटी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन थी। तो आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का। आर्टिकल 246A सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जीएसटी इम्पोज करने के रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं और जीएसटी ले सकते हैं। आर्टिकल 269A वो लीव एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उन पे कैसे कलेक्ट होगा उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 366 सबसेक्शन 12 गुड्स इंक्लूड ऑल, ये बताते हैं कि गुड्स के अंदर सारे मटेरियल, अकोमोडिटी और आर्टिकल आते हैं, ठीक है। और 12A बताता है कि जीएसटी का मतलब है वो टैक्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे या दोनों पे लगता है, एक्सेप्ट सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। 26A कहता है कि सर्विसेज का मतलब है गुड्स को छोड़ के सब कुछ। 26B कहता है कि स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आती है विद लेजिस्लेटिव वाली, अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी है जिसका लेजिस्लेचर है तो वो भी स्टेट के अंडर के कैटेगरी के अंडर ही आएगी। अब हम चलते हैं हम आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो हम पढ़ने वाले हैं। जीएसटी का मतलब होता है कोई भी टैक्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज पे या फिर दोनों पे लगता है, एक्सेप्ट द टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल पे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये वेट बेस्ड है, मतलब जैसे वेट था ना वैसे ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स अगर आप कोई भी आउटपुट टैक्स दे रहे हो तो
मतलब ये लगता है आउटपुट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हर एक स्टेज पे, जैसे ही मतलब गुड्स एंड सर्विस हर एक स्टेज पे जाती है ये टैक्स लगता रहता है, लेकिन इनपुट जो भी मटेरियल लगता है उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ जो वैल्यू ऐड होती है हर स्टेज पे सिर्फ वहाँ पे टैक्स लगता है। अगर एक स्टेज पे 10 रुपये की वैल्यू ऐड हुई है ना, तो सिर्फ उस वाली वैल्यू पे ही टैक्स लगता है, क्योंकि आप आउटपुट पे जो पूरा टैक्स देते हो उसे इनपुट पे क्लेम कर लेते हो। और इसके फीचर्स हैं कि ये होल ऑफ इंडिया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बोथ सेंटर एंड स्टेट इसे लगाता है, और इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। टाइप ऑफ जीएसटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सप्लाई पे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। प्रेजेंटली जीएसटी जो है सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी नहीं लग रहा है, बट ये लगेगा, कभी अभी नहीं लग रहा बट ये लगेगा। और वो 5 प्रोडक्ट हैं हमारे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती इन पे अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जो आपको बता रही है कि किस पे कौन सा टैक्स लग रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। फिर आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। अब क्योंकि पहले टैक्स में कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, इसी वजह से तो नया टैक्स आया है। तो पहली क्या क्या दिक्कत थी वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले ना क्या होता था कि गुड्स एंड सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं था, तो इसकी वजह से डबल टैक्सेशन हो जाता था। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना। तो पहले क्या होता था कि वैट जो चार्ज होता था वो वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी पे चार्ज होता था। अब इसको आप समझो एक एग्जाम्पल से। देखो, एग्जाम्पल ये है कि गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ 1 लाख का, उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी 12% की, और वैट लगना था 5% का। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते थे। 1 लाख है, 12% की लगी, 12,000 हो गया। अब जो हमारा वैट है 5%, वो 1 लाख पे नहीं लगता था, 1,12,000 पे लगता था, मतलब एक्साइज ड्यूटी पे भी टैक्स लग गया, तो टैक्स पे टैक्स लगता था। देन नॉन वेटेबल CST, क्रेडिट ऑफ CST ऑन परचेस वॉज नॉट गिवन फ्रॉम अ आउटपुट टैक्स। जो CST अगर आपने कोई भी परचेस की है तो उस पर आप टैक्स पे करते ही हो अपने सप्लायर को, वो आप क्लेम नहीं कर सकते थे आउटपुट टैक्स से। अब GST में क्या होता है कि आपने अगर सप्लायर से कोई गुड्स परचेस किए तो आप सप्लायर को GST दोगे, फिर आपने वो गुड्स सोल्ड किए हैं रिसीवर को, तो आप उससे GST कलेक्ट करोगे। तो अब आपके पास ये जो GST आपने कलेक्ट किया, आपको पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करना, जितना आपने सप्लायर को पे कर दिया था वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करना है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। अब आ जाते हैं हम सेट ऑफ सी एंड वैट। ये कि जो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एंड सर्विस जो पे किया था परचेस पे, और क्रेडिट जो टैक्स वैट पे था वो सेट ऑफ नहीं हो पाता था। सेवरल लोकल टैक्सेस इन अ स्टेट, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस थे स्टेट के, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि स्टेट वैट में थे नहीं, सबमर्ज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होता था, आउटपुट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट जो था वो गुड्स पे लगता था और सर्विस टैक्स अलग से लगता था, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट रहता था। व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट विल लीव, जब गुड्स मैन्युफैक्चर सोल्ड होते थे तो एक्साइज ड्यूटी इसके साथ साथ स्टेट लेवल वैट दोनों ही लगता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से GST आया। अब GST आने से क्या क्या बेनिफिट हुए, देखो अगर तुम्हें याद नहीं भी रहता कि GST आने से क्या क्या बेनिफिट हुए, तो जो भी प्रॉब्लम्स पहले टैक्स के साथ थी ना उन्हें ही बेनिफिट में लिख देना, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए GST आया था। तो पहला है कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जो टैक्स रेट था वो अब किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पे थ्रू आउट द कंट्री सेम ही रहेगा, चाहे वो आप यूपी में खरीद लो, चाहे जाके किसी दूसरे स्टेट में खरीद लो। मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, अब क्या होता है कि सिंगल टैक्सेबल इवेंट होता है कि अगर सप्लाई हुई है तो टैक्स लगेगा, और टैक्स रेट सब पे सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि एक टैक्स पे टैक्स लगता है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन अब हटा दिया है, मोस्टली टैक्सेस जो है वो GST के अंडर ही आ गए, लेकिन कुछ टैक्सेस अभी भी समझ नहीं हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब क्या होता है कि टैक्स हमारा कम लगता है, जिसकी वजह से कम वैल्यू पे गुड्स सप्लाई होता है, और इसीलिए जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनसे हमारे गुड्स सस्ते रहते हैं, और इसकी वजह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिल रहा है। इंक्रीज इन गवर्नमेंटल रेवेन्यू, अब लोग जो है प्रोसीजर
हल्का हो गया है, ज़्यादा टैक्स लग नहीं रहा है, तो लोग टैक्स चुराते नहीं है, पे कर देते हैं, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंटल का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसी से इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, इंडिया का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो डुअल जीएसटी मॉडल है, जो कि कनाडा और ब्राज़ील में फॉलो होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली जीएसटी जो है वो लगाते हैं टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो किसी भी स्टेट में या यूटी में होती है। अब इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST लगाया जाता है और SGST लगाया जाता है। जो SGST है वो 28 स्टेट गवर्नमेंट एंड 3 यूटी जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है वो लेती हैं। अब जो ये लेजिस्लेचर है ना, ये आपको याद रखना है कि किस किस यूटी का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। और यूटी GST लगता है वो उन सारी यूनियन टेरिटरी पे जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर आपका IGST लगता है, जो बाद में बाइफिकेट हो जाता है गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है या सर्विस इंपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई ही मानते हैं, उस पर IGST ही लगता है। देन आ जाता है टैक्सेस सबमर्ज्ड इन GST। अब कौन कौन से टैक्सेस है जो GST में सबमर्ज्ड हो गए हैं, अब इसकी पूरी देखो टेबल है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल अच्छे से टेबल दे ही रखी है, इसमें मेरे को लगता नहीं मेरे को इसे पढ़ के समझाने की कोई ज़रूरत है। अब कुछ टैक्सेस है जो GST के अंदर सबमर्ज नहीं हुए हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, अल्कोहल, इसका एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल और स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अब आ जाता है GST काउंसिल। आर्टिकल 279A एम्पावर करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक जॉइंट फॉर्म बना ले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। और जो हमारी GST काउंसिल थी वो 12 सितंबर 2016 को बनी थी, और प्रेसिडेंट ने इसको 15 सितंबर 2016 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चेयरमैन होता है जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इसके अलावा मेंबर होता है। मेंबर के अंदर क्या होता है, एक यूनियन मिनिस्टर होता है स्टेट के, जो यूनियन मिनिस्टर होता है स्टेट के, जो रेवेन्यू और फाइनेंस के चार्जेस में होता है। इसके अलावा मिनिस्टर्स होते हैं जो फाइनेंस, टैक्सेशन या किसी और मिनिस्ट्री में होता है, और ये नॉमिनेट किए जाते हैं हर एक स्टेट और यूटी के थ्रू। ठीक है। और ये खुद से वाइस चेयरमैन भी अपना सिलेक्ट करते हैं, GST काउंसिल अपनी खुद से सिलेक्ट करती है। अब फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है कि रिकमेंडेशन देती है स्टेट और यूनियन को इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। अब वो इश्यूज़ क्या हैं कि टैक्सेस क्या हैं, सीसेस क्या है, सब चार्जेस कौन से है जो सबमर्ज्ड होंगे GST में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन से एग्जेम्प्ट होने चाहिए, मॉडल GST लॉ का प्रिंसिपल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं नॉर्मल में, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है कॉरम। कॉरम का मतलब होता है कोई मीटिंग जो वैलिड मानी जाती है। तो कोई भी मीटिंग जो है वो वैलिड तब मानी जाती है जब 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द GST काउंसिल कॉरम में प्रेजेंट होंगे, कॉरम ऑफ अ मीटिंग में। आर्टिकल 279 के अकॉर्डिंग, 279A के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द GST काउंसिल प्रेजेंट होने चाहिए। अब डिसीजन, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से लिया जाएगा, और मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 3/4 ऑफ वेटेड वोट। जो वेटेड वोट है उनका 3/4 मेजॉरिटी में होना चाहिए, तब आपका कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। जो कि सेंटर के जो वोट है ना, उनका वेट 1/3 है टोटल वोट के कास्ट के, और जो स्टेट के वोट है उनका जो वेट है वो 2/3 है ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन अ मीटिंग। अब आ जाते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GST, जो अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में कि नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंदर बनी है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये नॉन प्रॉफिट लाइसेंस्ड कंपनी है, और ये बैकबोन टेक्नोलॉजी है GST की। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है GST को। अब ये क्या क्या फंक्शन करती है, रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेकिंग GST नंबर, फॉरवर्डिंग रिटर्न टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। आपका कंपटीशन करती है, सेटलमेंट IGST का क्लीनिंग हाउस की तरह काम करती है, और मैच करती है टैक्स पेमेंट डिटेल को विद द बैंकिंग नेटवर्क। प्रोवाइड करती है बहुत सारे MIS रिपोर्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन, और चालान क्रिएट करती है टैक्स पेमेंट के लिए। प्रोवाइड एनालिसिस फॉर द टैक्स पेयर प्रोफाइल, टैक्स पेयर की प्रोफाइल का एनालाइज करती है, और रन करती है मैचिंग इंजन, मैच करने के लिए रिवर्सल रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। ये स्टेचुरी फंक्शन भी करती है, जैसे अप्रूव करना चाहिए रजिस्ट्रेशन को, असेसमेंट ऑफ ऑडिट, अपील इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। अब आता है GST सुविधा प्रोवाइडर्स या फिर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। GST इन सेलेक्ट कर सकती है बहुत कई IT, ITS और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को, जिन्हें GST सुविधा प्रोवाइडर्स बोला जाता है। GSP जो है वो डेवलप करती है एक एप्लीकेशन जो टैक्स पेयर यूज़ करता है GST इन से इंटरैक्ट करने के लिए।
ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है टैक्स पेयर को कि वो अपलोड कर सके इनवॉइसेस एज वेल एज अपना रिटर्न फाइल कर सके एज अ सिंगल स्टॉप शॉप सॉल्यूशन फॉर द जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। मतलब एक ही जगह पे जाके आप सब कुछ कर सकते हो। तो जीएसटीएन से इंटरैक्ट करने के लिए टैक्स पेयर को जीएसपी लगता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, दैट इज जीएसपी लगता है, ठीक है। और दे कस्टमाइज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कस्टमाइज कर लेती है जैसी नीड होती है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ यूज़र के लिए। मतलब जैसे जैसे नीड होती है उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरैक्ट करने के लिए, ताकि इंटरैक्शन आराम से हो जाए। देखो अगर जीएसटीएन से डायरेक्ट इंटरैक्ट करोगे तो वो एक प्रॉपर वही चीज़ है, उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से जीएसपी का यूज़ किया जाता है। जीएसपी जो है वो भी हेल्प ले सकती है एएसपी की, जो कि टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच में लिंक की तरह एक्ट करता है। अब कॉमन पोर्टल एट द जीएसटीएन, कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसे www.gst.gov.in वेबसाइट है, वो मैनेज करती है जीएसटीएन, वो मैनेज किया जाता है जीएसटीएन के थ्रू, सेट बाय द गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर। ये गवर्नमेंट ने सेट किया ताकि यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए सारे टैक्स पेयर को, कॉमन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पोर्टल है वो सिंगल कॉमन पोर्टल है सारे जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए, सच एज रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड अपील एक्सेट्रा। ये एक क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है, वेरीफाई करता है क्लेम को और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को बताता है कि उन्हें फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। ये कॉमन जीएसटी सिस्टम है जो लिंकेज करता है सारे स्टेट यूटी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी को, बैंक स्टेक होल्डर्स को। इकोसिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सारे के स्टेक होल्डर्स को, टैक्स पेयर से लेकर टैक्स प्रोफेशनल तक, ठीक है। और जीएसटीएन हमें प्रोवाइड करता है 3 फ्रंट एंड सर्विस, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा पेमेंट और तीसरा रिटर्न। अब आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक, जीएसटी कंपनसेशन सीन्स। अब आपको ये पता होगा कि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जो पहले हमारे स्टेट थे जैसे कि गुजरात हो गया और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, उनको जीएसटी से काफ़ी नुकसान हुआ है, ये सच बात है, क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जहाँ पे कंजम्पशन हुआ उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। अब जैसे यूपी बिहार वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है, तो उन जो स्टेट है उनका टैक्स तो बढ़ गया क्योंकि वहाँ लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बट जो और स्टेट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जैसे कि गुजरात हो गया और इधर की स्टेट है महाराष्ट्र वगैरह जो मैन्युफैक्चर करती है, उनकी गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 आया है, जो कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू। और ये क्या है, जीएसटी ये 5 साल के लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली नोटिफाइड गुड्स पे इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगा देती है, और जनरली ये लग्जरी आइटम या डिमेरिट गुड्स पे लगता है, जैसे पान मसाला, टबैको वगैरह पे। और ये कंप्यूट किया जाता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप देख लेना, इससे पूरा आपका इंट्रोडक्शन इसमें कवर हो गया है और इससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।